सर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत कोशिश होती है कि ज्वलंत विषयों पर कुछ गंभीर विमर्श करें। अभी तो हालात ही गंभीर हो गए तो विमर्श अपने आप ही गंभीर हो जाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। देश में इस समय पर चर्चाओं में है तकरीबन 325 साल पहले एक बुजुर्ग बादशाह की मौत। नाम उसका औरंगजेब था। कई लोग उसे आलमगीर के नाम से भी पहचानते हैं। इतिहास के पन्नों में औरंगजेब को एक आतताई शासक के तौर पर वर्णित किया गया। आजादी से पहले या आजादी के बाद की जो किताबें रहीं उसमें औरंगजेब महान लिखा हुआ कोई पृष्ठ हमारी जानकारी में नहीं आया। औरंगजेब बाबर के द्वारा स्थापित मुगल सल्तनत का 6वां बादशाह था। यह बताया गया कि उसने सिंहासन पाने के लिए अपने बाप से बगावत की और अपने भाइयों का कत्ल कर देने से भी गुरेज नहीं किया। इतिहास के पन्नों में यह भी दर्ज है कि वह अकबर महान के बाद दूसरा सर्वाधिक लंबे समय तक भारत पर हुकूमत करने वाला शासक था, जिसका शासनकाल तकरीबन 49 वर्ष का रहा। वो औरंगजेब जो पूरे भारत पर राज्य करता था, जिसकी सीमाओं का विस्तार बहुत ज्यादा था, उसकी कब्र जो है वो महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत खुलदाबाद जगह पे है। औरंगाबाद के पास एक जगह है खुलदाबाद, जहां पर यह कब्र स्थापित है। अगर आप उस कब्र पर जाने का कभी मौका पाएं तो आपको अचंभा होगा कि जो इतना बड़ा शासक रहा, जिसका इतने विशाल भूभाग पर राज रहा, उसकी कब्र कुल मिला 2 गज से ज्यादा की नहीं है। एक सामान्य किस्म की कब्र है, पर वो कब्र इस समय सुर्खियों में है। इस देश में जो लोग अपने आप को सनातन धर्म के संदर्भ में सबसे बड़े पैरोकार होने का दावा करते हैं, उनका मानना है कि औरंगजेब जैसे शासक की कब्र का इस धरती पर होना बहुत बड़ा अपराध है। इस बोध के चलते इस समय मामला खासा सरगर्म है। एक वर्ग है जो ये चाहता है कि इस कब्र को उखाड़ फेंक दिया जाए। इस मांग के समर्थन में महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी है। स्वयं देवेंद्र फडणवीस भी इस मांग के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। उनको इस बात पर ऐतराज है कि कांग्रेस के शासनकाल में इस कब्र को एएसआई के हवाले कर दिया गया, जिसके कारण से यह पुरातत्व महत्व के अंतर्गत संरक्षित अवशेष के रूप में है, जिसके कारण से इसे आसानी से ध्वस्त नहीं किया जा सकता। अबू आजमी ने किसी समय औरंगजेब के समर्थन में कोई बयान दे दिया था, उसकी कीमत अबू आजमी अभी तक चुका रहे हैं। पर हम इस पर बात इसलिए करने को मजबूर हैं क्योंकि कल रात नागपुर, जो अपने आप में बहुत ही सुंदर शहर है, आग के हवाले हो गया। नागपुर के एक बड़े इलाके में आगजनी की घटना हुई। घटना की वजह यह बताई गई कि कुछ लोग जो औरंगजेब से नाराज थे, औरंगजेब की कब्र से नाराज थे, वो औरंगजेब का पुतला सड़कों पर लेकर निकले और उसमें आग लगाई। आग लगाने के साथ में कुछ अफवाहें फैली। उस अफवाहों की परिणति बड़ी संख्या में आगजनी के रूप में हुई। कई गाड़ियों को ध्वस्त कर दिया गया, पेट्रोल बम फेंके गए, पुलिस पर हमले हुए। आधिकारिक रूप से बताया गया है कि इस हमले में तकरीबन 33 पुलिसकर्मी घायल हुए। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने इसके संदर्भ में बयान दिया। यह कहा गया है कि यह सुनियोजित साजिश थी, यह हमला सुनियोजित तरीके से हुआ। ये सुनियोजित साजिश करने वालों का पता लगाया जाएगा और चुन चुनकर उनको सजा दिलाई जाएगी। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जब मामला इतना सरगर्म था तो कोई सुनियोजित तरीके से हिंसा की गतिविधि को अंजाम कैसे दे दिया। अगर अपराधी चाह रहे हैं और अपनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं तो एक चुनी गई हुकूमत जो सबकी सुरक्षा के संदर्भ में दावा करती है, अपने दायित्व के निर्वहन में चूक क्यों गई, ये सवाल जहन में आता है। सवाल जहन में इस बात को लेकर भी आता है कि क्या औरंगजेब की कब्र को खोद देने से भारत को विश्वगुरु का तमगा वापस मिल जाएगा। सवाल यह भी निकल कर आता है कि अगर एक औरंगजेब का नामो निशान मिटा दिया जाएगा तो क्या इससे भारत विश्व में महाशक्ति के रूप में स्थापित हो जाएगा। और सवाल यह भी आता है कि क्या औरंगजेब अगर 49 साल तक इस देश पर राज किया तो अगर यह देश इतना ही बहादुरों का था, इस देश में इतने ही शूरवीर थे, इस देश में सनातन धर्म के इतने ही पैरोकार थे, तो उस समय पर प्रतिकार करते हुए औरंगजेब को सत्ता से निर्वासित क्यों नहीं कर दिया। एक मरे हुए शख्स की कब्र को हटा देने में बहादुरी है या औरंगजेब को उस समय उसके शासन से उखाड़ देने में बहादुरी थी, ये सवाल जहन में आते हैं। ऐसे तमाम सवालों को लेकर कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू कराते हैं और कोशिश करते हैं इतिहास के पन्नों को पलटने की। हमारी कोशिश होगी कि हम इतिहास के पन्नों को फाड़े नहीं,
इतिहास के पन्नों को पढ़ें और उनसे सीखें और सीखकर अपने भविष्य को संवारने की और वर्तमान को सहेजने की कोशिश करें। हमारी इस कोशिश में आप हिस्सेदार बनिएगा। लेकिन इस सिलसिले को हम शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि इतिहास से हम केवल यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। इसका मतलब यह है कि हम वही गलतियां दोहराते हैं। जॉर्ज हेगल ने क्या कमाल की बात कही थी, अगर इस देश पर आक्रांता राज करने में सफल हुए तो इसका सिलसिला पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहम्मद गौरी के हमले से होता है, जब जयचंद पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी की मदद करने के लिए तत्पर था। तकरीबन 1000 साल तक ऐसे तमाम उदाहरण रहे जब इस घर में बैठे हुए लोगों ने ही उन विदेशियों की मदद करना मुनासिब समझा बजाय इस देश के लिए लड़ने के। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे। हमारे साथ में रत्नाकर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुधीर प्रवक्ता है, बहुत भावुकता के साथ अपनी बात कहते हैं। हमारे साथ विचारवान राजनेता बादल सरोज जी लंबे अरसे बाद जुड़े हैं, जाने माने वामपंथी विचारक हैं, खरी बात कहने के लिए ख्यात हैं और हमारी निगाहों में उनका बहुत ज्यादा सम्मान रहा है। हमारे साथ विनोद बंसल जी भी जुड़ेंगे। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद के मुख्य प्रवक्ता हैं, अपनी बात को वजनदार तरीके से लेकिन शालीन तरीके से रखने के लिए ख्यात हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। और हमारे साथ इलियास शराफुद्दीन साहब हैं, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रत्नाकर सिंह जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे और रत्नाकर सिंह जी से शुरू करेंगे। इसका गढ़ है और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय नागपुर में है। वहाँ मोहनराव भागवत जी बैठते हैं। पूरा हिंदुत्व का प्रखर हिंदुत्व का कुंबा वहाँ बैठते हैं। वहाँ देवेंद्र जी का चुनाव क्षेत्र है। वहाँ दंगे कौन कह रहेगा, किसकी हिम्मत है। ये जो चल रहा है औरंगजेब के नाम से एक भय और डर पैदा कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र को और देश को खत्म करने जा रहे हैं। समाज कंटक जो है उनको बख्शा नहीं जाएगा और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा। उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था। वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। तो रत्नाकर जी, आप तो भरोसा कुछ इस प्रकार का बना रहे थे कि खुलदाबाद से औरंगजेब की कब्र का एक एक पत्थर उखड़ जाने वाला है, और पत्थर तो नागपुर में चल गए। एक छावा मूवी से आंदोलित होकर जो वातावरण बना है उसमें अपने आप को कितना बड़ा गुनहगार पा रहे हैं आप इस पूरे परिदृश्य के लिए? क्या बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा रोशनी देंगे? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो संजय राउत का आपने बयान दिखा रहे थे, किस तरह से विपक्ष जो है वो जनता को बरगलाने का काम करता है, गुमराह करने का काम करता है जी। वो कह रहे थे कि नागपुर में दंगा कौन करेगा, और तमाम चैनल्स पे वो सारे वीडियो फुटेज जो है वो चल रहे हैं, जिसमें वो वीडियो फुटेज में दिखाया जा रहा है कि किस तरह से हाथों में तलवार लेकर के, टोपी पहन करके और लाठी डंडा लेकर के और दुकानों के अंदर, होटलों के अंदर, यहां तक कि मंदिरों के अंदर घुस करके और तोड़ फोड़ किया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? ये कौन विशेष समुदाय के लोग हैं जो शांति व्यवस्था हमारा बनाए नहीं रखना देना चाहते हैं? निश्चित रूप से सारे देश की जनता यह देख रही है
कि एक ऐसा वर्ग है जो यह चाहता है कि इस देश में शांति व्यवस्था बनी ही नहीं रहे, और उसको उकसाने का, भड़काने का, बरगलाने का काम विपक्षी पार्टी कर रही है। एक सुनियोजित साजिश के तहत एक बड़ा दंगा देने का रूप पूरे महाराष्ट्र में साजिश किया गया, लेकिन हमारी पुलिस व्यवस्था, हमारे जाबाज पुलिस अधिकारी 2 घंटे के अंदर इस पूरी साजिश को नाकाम कर दी, और जिसमें उनको चोटें भी आई। 30 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को चोट आई, 4 डीसीपी जो है घायल हुए हैं। और हमने कहा है सारे सीसीटीवी फुटेज का हम लोग देखेंगे और उसमें पता करेंगे कि कौन कौन से जो है 50 से ज्यादा गिरफ्तारियां तो हो चुकी हैं, और कितने लोग हैं जो इस साजिश में इन्वॉल्व हैं, और साजिश के तह तक जाएंगे और इतनी सख्त सजा मिलेगी कि आगे इसके बाद वो कभी भी इस तरह का दंगा फैलाने की सोच भी नहीं सकते हैं। रत्नाकर जी, मेरे 2-3 सवाल है माफी के साथ में आपसे। नागपुर के संदर्भ में संजय राउत के बयान पर आपको आपत्ति है, होनी भी चाहिए, पर तथ्यात्मक रूप से बात है कि संघ का मुख्यालय है नागपुर, और महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का चुनाव क्षेत्र है नागपुर। और महाराष्ट्र समेत देश में जो माहौल औरंगजेब की कब्र को लेकर, उससे आप ना वाकिफ हो ऐसा लगता नहीं है। आप तो उस बांग के संदर्भ में, आपकी सरकार के रहते, आपकी हुकूमत के रहते लोगों ने दंगा मचाने का मंसूबा बनाया और मंसूबे को क्रियान्वित भी कर लिया। आप शर्मसार नहीं है? आपको अपनी मजबूती पर, अपनी क्षमता पर संदेह पैदा नहीं हुआ? कितनी गाड़ियां तोड़ दी गई, कितनी जगह पर जो है पेट्रोल बम फेंक दिए गए, मंदिरों में भी घुस गए आपकी सरकार होते हुए। आपका इकबाल इतना कमजोर हो गया कि लोग मंदिर में घुस गए। रत्नाकर सिंह जी, आप तो कब्र उखाड़ देने वाले थे, यहां मंदिर संकट में आ गए आपके कारण। क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, देखिए, जहां तक कब्र की बात है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उस कब्र को हटाने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट कहा है कि किस तरह से कांग्रेस अपना मुगलई संतुलन की लीगेसी को बनाए रखने के लिए उन्होंने एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट घोषित कर दिया था। और वक्फ बोर्ड ने भी 1973 में इस जो है कब्र को दावा किया है कि हमारी यह संपत्ति है। तो निश्चित रूप से वक्फ संशोधन बिल में ये सारे प्रावधान आएंगे और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके इस पे एक हल निकालेंगे किस तरह से इस कब्र को यहां से हटाया जाए। देखिए, आज महाराष्ट्र की जनता पूरी तरह से आहत है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शंभूजी राजे महाराज को बार बार अपमानित करने का काम ये कर रहे हैं विपक्षी पार्टी के नेता, जिस तरह से औरंगजेब को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं, अकबर को महान बताने की कोशिश कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता उद्वेलित है, उनकी भावनाएं आहत है। और सारे लोगों ने मिलकर के, और जहां पे भी देखिए आप, बहुत सारे जगह पे महाराष्ट्र के अंदर ही जो है डीएम के पास जाकर के उन्होंने इस तरह का जो है एक लिखित जो है उन्होंने शिकायत दर्ज किया है इस मामले पे। लेकिन देखिए किस तरह से। रत्नाकर जी, मुझे तो एक बात का जवाब दीजिए। मैं इस नागपुर की घटना पर बात कम करना चाहता हूं, इस तर्क को खोजना चाहता हूं जिसके तहत औरंगजेब की कब्र को हटाया जाना जरूरी है। देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होने जा रहा है, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयत्नशील है। विश्व की महाशक्ति होना जा रहे हैं हम, इसके लिए केंद्र सरकार प्रयत्नशील है। अमृत काल चल रहा है, 2047 में हम शिखर पर पहुंच जाएंगे दुनिया में, ऐसा भी बताया गया है। ये सारे लक्ष्यों की पूर्ति में औरंगजेब की कब्र को खोद देना किस प्रकार से सहयोग करेगा, इसके संदर्भ में रत्नाकर जी आपसे दिशा मिले तो उसके बाद में मैं विनोद बंसल जी से भी इस संदर्भ में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा। रत्नाकर जी, देखिए हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी जो है विकास की भी राजनीति करती है और विरासत की भी राजनीति करती है जी। विकास के पायदान में आप देख रहे हैं कि हम पूरे विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भी हो चुके हैं और 2027 तक हम पूरे विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहे हैं।
लेकिन हमारी विरासत को सहेज करके जो लेकर चलने वाला जो काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करती है। किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सुनियोजित तरीके से किस तरह से अपने शासनकाल में ऐसी शिक्षा नीति लेकर आए, ऐसी शिक्षा निर्धारण किया कि मुगलों का ही मंडन महिमा मंडन कर गए। क्यों नहीं महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, क्यों नहीं गुरु गोविंद सिंह का महिमा मंडन किया गया, जिस तरह से मुगलिया संतलन का महिमा मंडन किया गया। क्यों नहीं उस दासता के प्रतीक को, उस हीनता के, क्रूरता के प्रतीक को क्यों नहीं नेस्तनाबूद कर दिया गया। ये प्रश्न आज जरूर उठता है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं रत्नाकर जी आपसे, ये औरंगजेब के संदर्भ में आपने कहीं पढ़ा क्या कि औरंगजेब बड़ा लोकप्रिय शासक था, उसने अपने पिता का बड़ा सम्मान किया, अपने भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम, बंधुत्व, अपनत्व की भावना रखी? ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं। हमने जो पढ़ा वो तो यही पढ़ा कि उसने दारुश को भी मरवा दिया, मुराद को भी मरवा दिया, शुजा को भी मरवा दिया। हमारी पीढ़ी ने यह भी जाना कि उसने शाहजहां को 7.5 साल तक कैद में रखा। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत ने महिमा मंडन किया, तो ये सब जानकारी आपको और मुझको आई कैसे? ये क्या आपकी सरकार आने के बाद नए सिरे से इतिहास पढ़ाया गया? इस तरह से किया गया हिमांशु जी कि अगर आप देख लेंगे तो देश में ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, सड़कें हैं, उनका नाम क्यों रखा गया औरंगजेब के नाम पे? औरंगाबाद क्यों रखा गया उनके नाम पे? ये कांग्रेस जो है मुगलई लिगेसी को जो है आगे ले जाना चाहती है, उसको बनाए रखना चाहती है, बरकरार रखना चाहती है। क्यों भाई? आखिर में देश में इन आक्रांताओं का जो क्रूर आक्रांता थे, जो इन्होंने हमारे लोगों के ऊपर हमले किए, हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार किए, उनके नाम पर इन जो है मॉन्यूमेंट्स के नाम पे, इनके नाम पे क्यों रखे गए? ये आपको नहीं दर्शाता कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने हमारे महापुरुषों को दरकिनार कर दिया। अच्छा, तो आप ये बताओ कि इसमें अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी भी बराबर थे, शामिल थे ना? क्योंकि जब अटल जी प्रधानमंत्री रहे देश के, तब भी हम दिल्ली में औरंगजेब रोड पे ही घूमते थे। क्या कहते हैं आप? उनको भी थोड़ा इस संदर्भ में देश की विरासत को लेकर एहसास नहीं था? देखिए हिमांशु जी, देश आजाद हुए 75 साल हो गए। कांग्रेस शासन में 65 साल में इन्होंने इस लेगेसी को बढ़ाया, और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जितने भी आक्रांताओं के नाम पे हमारे शहरों के नाम, स्कूलों के नाम, सड़कों के नाम हैं, निश्चित रूप से आप समझ जाइए कि उनके नामों निशान जो है धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन हम मिटाएंगे। क्यों औरंगाबाद का जब हम नाम बदल रहे थे, उस्मानाबाद का हम नाम बदल रहे थे, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? भाई मैं पूछना चाहता हूं। ये जब विदेशी आतंकी जब मारे जाते हैं तो यहाँ पे मुसलमानों के पेट में दर्द होता है कि हर घर से नसरल्ला निकलेगा, और आपको नहीं लगता है कि ये जो है ये किस परिपाटी का पालन करते हैं यहाँ पे लोग? हम आज चाहते हैं मुगलिया सल्तनत जो क्रूरता के प्रतीक थे, जो हरम में हजारों स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे, ऐसे मुगलिया सल्तनतों के नाम जिस भी सड़कों, स्कूलों के नाम रखे गए हैं, उसको धीरे धीरे ही सही लेकिन हटाएंगे हम। यह भारतीय जनता पार्टी है, यह भारत देश जो है मुगलिया सल्तनत के नाम से नहीं जाना जाता है। यह देश महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, गुरु गोविंद सिंह के नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं धरती पुत्रों के नाम को अपना स्वाभिमान समझते हैं, उनको देवतुल्य समझते हैं। छत्रपति शिवाजी को हम देवतुल्य समझते हैं, संभाजी राजे को हम देवतुल्य समझते हैं, और उन्हीं की पूजा। संभाजी राजे को देवतुल्य समझते हैं? कौन संभाजी राजे को जो 13 दिसंबर 1678 को दिलेर खान के साथ हाथ मिला लेते हैं? इतिहास के पन्नों को गंभीरता के साथ पढ़ना पड़ेगा रत्नाकर जी। केवल आपकी दलील जोर से देने से इतिहास के पन्ने नए सिरे से नहीं लिख जाएंगे। मेरे साथ में विनोद बंसल जी हैं। विनोद जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, विचारवान तरीके से अपनी बात रखते हैं। देश की आज की स्थिति है कि तकरीबन 145 करोड़ की आबादी है। 145 करोड़ की आबादी में तकरीबन 20 करोड़ की हिस्सेदारी मुसलमानों की है। आजादी के बाद एक कोशिश रही इस संदर्भ में कि जो देश में रह रहे हैं परस्पर प्रेम भाव से, सद्भाव से रह लें। बाद में देश के एक वर्ग को शिकायत रही कि जो अल्पसंख्यक है उनकी तुष्टीकरण की खातिर बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी कर दी गई। विनोद जी,
पर क्या आपको नहीं लगता है कि बहुसंख्यकों के हितों की पैरोकारी करते करते हम एक बड़े वर्ग को अपने दुश्मन के तौर पर खड़े करते जा रहे हैं? क्या इस संदर्भ में विनोद जी आपकी कुछ चिंताएं हैं? क्या इसके संदर्भ में आपकी कोई दृष्टि है? और क्या अतीत के संदर्भ में इस प्रकार की कोशिशें हमें भविष्य को लेकर आशंकित करती है? विनोद जी। नहीं मंसूरी, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ देखिए कि इस भारत देश के अलावा दुनिया का कोई एक ऐसा देश बता दीजिए जहां पर के बहुसंख्यकों से ज्यादा अधिकार अल्पसंख्यकों के हैं। वो ठीक है कि संविधान में अल्पसंख्यकों को खास डेफिनेशन नहीं दे रखी, लेकिन आर्टिकल 29, 30 जैसे अनेक प्रोविजंस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त है, वो बहुसंख्यकों को भी नहीं है। आप देखिए धर्मांतरण का अधिकार एक तरह से वो उनको जैसे ठेका दे दिया उनको। आप देखिए कि ये जो हिंसा, आगजनी और इस्लाम के नाम पर जो अतिवाद चलाने का जो एक तरह से ठेका हमने दे दिया। आप देखिए कि जब अल्पसंख्यक के नाम पर उसको बचाने का काम जिस तरह से जो पॉलिटिशियन करते हैं, वो उसको मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण इस हद तक गिर जाते हैं कि उनके सारे पापों को अनदेखी करके, चाहे सरतन से जुदा की गैंग चलानी है उनको, या सीधा सीधा एक व्यक्ति को मार करके ये कहना कि मैं तो प्रधानमंत्री को मारने के लिए भी खंजर का तैयार कर रखा है, विश्वास के साथ घात करना। और जो लोग हैं अपने ही लोगों को भड़का के बरगला करके और उन यूथ को अलगाववादी और आतंकवादी मानसिकता की तरफ धकेलना, ये अभी तक पिछले 70-75 वर्षों में हुआ है। मैं कहना चाहता हूं देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि कोई एक दूसरे का कोई दुश्मन है, समुदाय कोई दुश्मन नहीं होता, लेकिन समुदाय के अंदर कुछ लोग हैं जो कि इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होते हैं। उस मानसिकता को ठीक करने के लिए कुछ प्रतीक होते हैं। हिमांशु जी, आपने अभी जो ओपनिंग रिमार्क में और कुछ अभी पीछे के डिस्कशन में जो ध्यान में आया कि भाई ये कब्र से क्या हो जाएगा, तो मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि कब्र से जो है ना, जो होगा उसका परिणाम तो आपको बाद में नजर आएगा। लेकिन अब अभी जो वर्तमान में आप देख रहे हैं ना जी, कि कब्र पर हंगामा किया और हमने जो है ना पूरे राज्य व्यापी लगभग सैकड़ों स्थानों पर हमने प्रदर्शन किया। बजरंग दल ने, बजरंग दल के बारे में आपको पता है कि कितना शौर्यपूर्ण संगठन है जो कि युवाओं के अंदर संस्कार, सुरक्षा और जो बल की भावना को विकसित करता है, राष्ट्रभक्ति की भावना को विकसित करता है। उसने सैकड़ों स्थानों पर प्रदर्शन करने के बावजूद भी आप कहीं भी एक स्थान पर कोई अप्रिय घटना या कहीं कोई इनडिसिप्लिन टाइप की को नजर आई हो तो मुझे बता दें। लेकिन एक घटना जो है जहां पर कि वो जबरदस्ती उसको बरगला करके, भड़का करके और मुस्लिम यूथ को बाहर से बुला करके वहां पर मस्जिद में प्लानिंग करके जिस तरह से जो लगातार जो है उन्होंने हमले किए, रात के अंधेरे का फायदा उठा करके। आप देखिए हमारा प्रदर्शन लगभग 1:30 बजे खत्म हो गया था और 2 बजे से लेकर के और 5-6 बजे तक उन्होंने सारी प्लानिंग करी, लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया, महिलाओं को आगे किया और जिस तरह से हिंसा, आगजनी का जो तांडव रचाया उन्होंने, उसको आप जैसे पत्रकार और कुछ बंधु जो है ना उसको दंगे का नाम दे रहे हैं। मैं कहता हूं दंगा दो तरफा होता है भाई साहब, ये दंगा नहीं था, ये सुनिश्चित तरीके से किया गया हिंदुओं पर हमला था, वो जानलेवा हमला था और सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, पुलिस प्रशासन, शासन के ऊपर भी हमला था। आप देखिए अगर आपको किसी चीज से दिक्कत है, अब मैं कहता हूं एक वैसे तो ये है कि वो जो हरा कपड़ा था उस हरे कपड़े में कहीं कोई किसी तरह की आयत बायत का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर था भी तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कराई थी ना जी, एफआईआर दर्ज हुई थी ना उसके बावजूद भी, एफआईआर दर्ज करने के बावजूद भी उन्हीं पुलिस वालों ने जिन्होंने एफआईआर दर्ज की थी उनके हाथ कुल्हाड़ी से काट दिए। आप सोचिए कितने अमानुषिक होते हैं ये लोग, और इनको ये अमानुषिक शिक्षा कहां से मिलती है आप बताइए ना। जिनको आप 20 करोड़ की बात कर रहे हैं या 14% की बात कर रहे हैं हिमांशु जी, आप बताइए कि वो आखिरकार मस्जिद में ये सब चीजें क्यों होती हैं? मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ कि भाई ऐसा करो वैसा करो। आप देखिए कि जब भी जुम्मा होता है, आप देखिए दुनिया, भारत का इतिहास अगर खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा कि जितने भी भारत के अंदर जो हिंसा और आतंकवाद और ये अलगाववाद और ये जो दंगे हुए हैं वो जुम्मे के दिन या मस्जिद से निकलने के साथ ही हुए हैं। आखिरकार क्यों विनोद दत्त जी, मेरे 2 सवाल हैं आपसे, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा पर आपने चूंकि विषय को स्पर्श किया तो उस पर भी बात करना जरूरी है, कोई घटना ताजी है। ये जो नागपुर के संदर्भ में आपने बताया सुनियोजित तरीके से हुआ, ये दंगा नहीं है, ये तो एक सुनियोजित समुदाय के द्वारा किया गया हमला है। अब वहां की सरकार से नाराज क्यों नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है, माहौल तनावपूर्ण है, ध्यान रखती कि क्या कुछ हो रहा है, सुरक्षा के इंतजाम करती, घटना होने से पहले घटना करने वालों को गिरफ्तार करती। क्या विनोद बंसल जी, अगर ये कांग्रेस शासित राज्य में या गैर भाजपा शासित राज्य में इस प्रकार की घटना हुई होती, इतने ही शांत, इतने ही संयमित तरीके से बात कह रहे होते? ये मेरा एक सवाल है विनोद जी, पहला।
दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, आप सनातन धर्म के पैरोकार हैं, हिंदू धर्म के पैरोकार हैं। हम बहुत आहत हुए थे जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आए और बामियान प्रतिमाओं को उन्होंने ध्वस्त कर दिया। हम तो अपने पुराणों में इन कथाओं को पढ़े हैं कि अगर रावण मृत्युशैया पर पड़ा था तो राम ने, जिसने उनकी पत्नी का हरण किया था, उसके पास भी अपने भाई को भेजा था। हमने ये भी पाया कि राम ने रावण के शव पर लातें नहीं चलाई थी, बल्कि विभीषण को निर्देश दिया था कि उसका अंतिम संस्कार पूरी गरिमा के साथ किया जाए। हमने महाभारत में यह भी पढ़ा था कि जिन पांडवों ने अपनी पत्नी का चीरहरण करने वाले हाथों के लिए उनकी मृत्यु के बाद तर्पण का कार्य भी किया था। हम तो उस संस्कृति को जानते हैं, और आप उस मांग के संदर्भ में खड़े हैं कि एक आतताई शासक जो 318 साल पहले दुनिया से जा चुका, उसकी कब्र को उखाड़ देना है। इस कब्र को उखाड़ने के प्रति आपका आग्रह क्या आपको उन तालिबानी लोगों के साथ खड़ा नहीं कर देता? विनोद जी, इसके संदर्भ में आपसे दृष्टि चाहिए, थोड़ा रोशनी दीजिए ना कि 315-17 साल पहले जा चुका शख्स की कब्र के पत्थरों को उखाड़कर देश किस ऊंचाई पर पहुंचना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो आपके सुधी दर्शकों को कल अपने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, उसकी शुभकामना भी देता हूं, और साथ ही साथ मैं बड़ा टू द पॉइंट आपकी बातों को दोनों का जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये थी कि जो आपने कहा कि सरकार के विरुद्ध आपका लाल पीले क्यों नहीं हो रहे। मैं कहता हूं सरकार के विरुद्ध लाल पीले होते हैं हम कब? तब जब सरकार निष्क्रिय होती है। कब? तब जब सरकार एक्शन नहीं लेती। कब? तब जब कि सरकार एक तरफा हो जाती है। आप मुझे बताइए कि जब ये हिंसा का तांडव हुआ, उस समय क्या पुलिस फोर्स वहां मौजूद नहीं थी? पुलिस फोर्स ने दौड़ाकर उनको ठोका कि नहीं ठोका? बचाव किया कि नहीं किया? इसीलिए तो पुलिसकर्मी जो है ना गंभीर रूप से घायल हुए। महिलाओं की इज्जत के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं घरों में घुस गए थे, और उसके बावजूद भी पुलिस फोर्स वहां आकर के तुरंत उन्होंने जो है ना एहतियाती कदम उठाए। लेकिन क्या होता है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। उसी तरह से जो है ना जी, जो सज्जन लोग हैं ना, अपनी सज्जन शक्ति, अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते। मैं कहता हूं पुलिस ने कोशिश तो की, उनको कहीं अंदेशा था तो उन्होंने प्रबंध भी किया, लेकिन शायद हो सकता है वो प्रबंध में थोड़ी बहुत कमी रह गई हो, मैं ये कह सकता हूं आपको। लेकिन जिस तरह से वो हुआ और जिस तरह से पुलिस ने बाद में कंट्रोल किया, आप सोचिए अगर पुलिस कंट्रोल ना करती, सरकार वहां सख्त ना होती, तो कितने लोग मारे जाते, कितने घरों को आग लगा देते। ये सरकार किसी की भी है, सरकार को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। अंतर ये आया है कि पुरानी सरकारों में और आज की सरकारों में, मंशू जी आप भी इस बात को फील करेंगे कि अब जब खबरें आती हैं हिंसा की और आतंक की और आगजनी की, तो आपको पता लगता है कि जब खबर दूसरे दिन सुबह छपती है ना, तो खबर के साथ उसका रिड्रेसल और सरकार का स्टेटमेंट भी छपता है। पहली सरकारें ऐसी थी कि खबर पहले छपती थी और उसके बाद में दूसरे दिन मंत्री महोदय टाई छाई लगा करके बाहर आते थे कि हम देख रहे हैं, हमने देखा है, हम देखेंगे। ये सब बातें कहकर के मामले को रफा दफा कर दिया जाता था और यह हिंदू मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। हिंदू को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा जाता था। अब दूसरी बात पे आता हूं। आपने कहा कि हमारी संस्कृति ऐसी है और वैसी है, वैसी है, बिल्कुल ठीक है। हम तालिबानी संस्कृति नहीं है, हमने तालिबान का काम नहीं किया। और कब्र को तोड़ना या कब्र को समाप्त करना कोई तालिबानीकरण नहीं है। मंदिर की मूर्ति को और इतना बड़े विशालकाय जो हमारे आस्था के केंद्र को जो आप अगर तोड़ोगे, तो वो उसको अगर कब्र से कंपेयर करते हो तो मुझे लगता गलत है। दो चीजें अलग हैं। देखिए, एक तरफ तो वो आस्था का केंद्र है, दूसरी बात यह है कि उनका जिहादी मानसिकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो है ना, हम शुद्ध सात्विक मनोकामना को लेकर के जो भारत के लिए उत्तम है, यानी वो जो कब्र है, देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं छेड़ा था। आप दूसरा प्रश्न आप ये भी करेंगे कभी आखिरकार ये कब्र इतने सालों से विद्यमान है, तो सिंधु परिषद को आज ही क्यों याद आया? 1964 से अभी तक क्यों नहीं याद आया? तो याद क्यों आया? उसके पीछे कारण था वो अबू आजमी, और अबू आजमी से पहले का कारण था वो MIM के गुंडे जो जाकर के औरंगजेब की मजार पर जो है फूलमाला चढ़ा के आए थे। दूसरे मामले को हतप्रभ कर दिया हमें कि आखिरकार अभी भी भारत के अंदर ऐसे आतताई, आक्रांत और दुष्ट और विदेशी की कब्र वहां मौजूद है जिसको लोग फूल चढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपको याद होगा जब आतंकवादी मारा गया था अमेरिका के द्वारा, तो उसने संकल्प लिया था कि उसकी लाश और जो उसको कब्र नहीं बनाने देंगे, उसको समुद्र में डाल दिया था। आप सोचिए कि ऐसे आतताई को जब तक कोई स्मारक रहेगा भारत के अंदर, तब जो लोग हैं उसके मानसिकता के लोग जिंदा रहेंगे। और तो फिर जाके हम माने कि आप कुतुब मीनार को भी ढाएंगे, आप चित्तौड़ में रानी पद्मावती को जौहर के लिए मजबूर करने वाले अलाउद्दीन खिलजी की भी कब्र को आप उखाड़ देंगे जो कुतुब मीनार के बगल में है। हम माने
कि आप शाहजहां के द्वारा बनवाए गए ताजमहल को भी अब बचने नहीं देंगे? और क्या आप माने कि मुगलिया सल्तनत जो आपके अनुसार इस देश को लूटने वाली हुकूमत थी, बर्बर थी, शोषण का प्रतीक थी, उसके द्वारा बनवाए गए लाल किले की प्राचीरों को भी ढा देंगे? क्योंकि जब ढाना है तो 1-2 गज की कब्र ही क्या, वो सारे प्रतिष्ठान मिटने चाहिए ना, जिससे हमें गुलामी की बू आती है। विनोद जी, उम्मीद करें? नहीं, अब उसमें आप उसका अंतर समझिए साहब। मैं बड़ा टू द पॉइंट बोलने वाला हूं, आप आदमी हो, आप जानते हैं इस बात को। मैं कहना चाहता हूं कि जो मुगलों ने बनवाई, जिसको आप मुगलों के द्वारा बनवाई प्रतिमाएं कह रहे हैं या वो जो मोन्यूमेंट कह रहे हैं, वो वास्तव में मुगलों ने नहीं, भारतीयों ने बनाए थे। भारत के लोगों के द्वारा बने हुए उनके खून पसीने की कमाई का हिस्सा था वो मुगल कोई वहां से नहीं, मंगोलिया से नहीं लेके आए थे कुछ भी। मंगोलिया से तो औरतें भी नहीं लेके आए थे। यहाँ भारत की औरतों को फंसाया और उनके साथ व्यभिचार किया और औलाद पैदा करी। आप देखिएगा, जो भारत के लोगों को जो खून चूसा, उससे पैसा कमाया और उसके बाद में वो जो है इन इमारतों में लगाया, और जो बड़ी बड़ी इमारतें बन गई तो उसका हाथ तक काट दिया। ये तो उनकी मनोवृत्ति थी। आप देखिए, आप ये कहना चाहते हैं कि वो जी ताजमहल है या जो कुतुब मीनार है या जो लाल किला है वो मुगलों ने बनवाए? भाई साहब, मैं इसको करेक्शन कर दूं, इतिहास में ये जो कुछ पढ़ाया गया ना जी, वो पढ़ाई थोड़ा ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आखिरकार औरंगजेब की कब्र से उसका कंपैरिजन कैसे हो सकता है? अरे कैसे कब्र से कब्र? अरे भाई, वो भी तो मकबरा है ताजमहल, मुमताज की कब्र है, वो औरंगजेब के पिताजी भी वहीं सो रहे हैं। विनोद बंसल जी, थोड़ा विचार कीजिएगा। मुझे विषय को थोड़ा विस्तार देना है, आपकी अनुमति से मैं बादल सरोज जी के पास जाना चाहता हूं, और बादल जी की दृष्टि इस पूरे घटनाक्रम को क्या देख पा रही है और भविष्य को लेकर कितना उम्मीद या आशंका जगा रही है, इस पर बादल जी की दृष्टि जानने के लिए हम बेसब्र हैं। बादल जी। असल में मेरा ये कहना था कि ये जो बहस है, इस बहस को थोड़ा दूसरे, आ रही है ना जी? ओके। मेरा ये निवेदन था कि इस बहस को दूसरे संदर्भ के साथ पढ़ा जाना चाहिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि प्रबुद्ध लोग बैठे हैं यहाँ। अचानक औरंगजेब की याद आना कोई संयोग की बात नहीं है। अचानक होली के सवाल पर जुमे को टकराना कोई संयोग की बात नहीं है। एक बहुत बड़े, जैसा कि आपने शुरुआत में कहा था, एक बहुत बड़े जटिल समय में से हमारा देश गुजर रहा है। उसकी 3 जटिलताओं के उल्लेख मैं आपके बीच में कर रहा हूं। एक जटिलता का उल्लेख तो यह कि 140 करोड़ आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री जाते हैं अमेरिका, और डोनाल्ड ट्रंप उनको न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सवाल का जवाब देने से रोक देते हैं, बल्कि उनकी मौजूदगी में, उनके रहते हुए, उनके लौटने के बाद जिस भाषा में उनको धमकी देते हैं कि अगर टैरिफ कम नहीं किया गया तो हम ठीक कर देंगे टाइप से, ऐसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अपना माल बेचने के लिए अमेरिका नाम का देश हमारे देश के प्रधानमंत्री की और पूरी अर्थव्यवस्था की सार्वजनिक रूप से बेइज्जती कर दे। एलन मस्क नाम का व्यक्ति अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनके साथ मीटिंग में खिलवाड़ करे, ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ। नंबर 1। नंबर 2, पिछले 24 या 48 घंटे से इस देश में जो चल रहा है वो आपने देखा होगा, मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा। लेकिन एक एलन मस्क का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक टूल इस देश के बड़े बड़े नेताओं के बारे में, देखिए नरेंद्र मोदी जी से हमारे 1 लाख मतभेद हैं, लेकिन वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं। जिस तरीके की बातें आ रही हैं एलन मस्क के एआई के टूल की ओर से, उसी एलन मस्क की स्टारलिंक के साथ इस देश की पूरी इंटरनेट को सौंपे जाने का करार कर दिया जाए मुकेश अंबानी जी और एयरटेल वाले के द्वारा, ये एक गंभीर और चिंता की बात। नंबर 3, पिछले 3 सप्ताह से लगातार इस देश की शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर रही है। लाखों करोड़ रुपए का नुकसान शेयर धारकों को हो चुका है। सवाल यह कि इन तीनों विषयों पर चर्चा नहीं करनी है, अपनी विफलताओं को छुपाना है, इसलिए औरंगजेब की याद आ रही है। हमारे यहाँ पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है, लेकिन इनके पितरपक्ष अभी से शुरू हो गए हैं और इनको औरंगजेब की याद आ रही है। औरंगजेब क्या था, क्या नहीं था, इसके संबंध में बिल्कुल सही बात कही गई है कि किताबों में पढ़ा जाना चाहिए। इतिहास की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की गई हो।
इतिहास में ऐसा कोई बादशाह नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है जिसने सत्ता हासिल करने के लिए छल कपट, हत्याएं और बर्बरता न की हो। लेकिन उन गड़े मुर्दों को उखाड़ना, उन कब्रों पर इस पूरे देश की जनता के ध्यान को केंद्रित करना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। और मैं जिस बात से ज्यादा तकलीफ में हूं वो तकलीफ ये है कि पहले ये काम, ध्यान बटाने का काम, डाइवर्शन का काम करने के लिए दुनिया की दूसरी एजेंसी लाखों अरबों रुपया खर्च किया करती थी। अब देश के सामने जो 3 बड़े संकट हैं उनसे ध्यान बटाने के लिए वही लोग काम कर रहे हैं जो तथाकथित रूप से अपने आप को देश का बहुत बड़ा भक्त मानते हैं। नागपुर में जो हुआ है, मुख्यमंत्री और वो उनकी जो वहां के नेता हैं, क्षत्रप हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी ले, इस्तीफा दें और ये कहानियां गढ़ना बंद करें। मध्य प्रदेश के महू में भी यही हुआ। जानबूझकर एक खास समय पर, जो नमाज का समय होगा, तरावी का समय होगा, उस समय आप जुलूस निकालेंगे, उस समय गाली गलौज की भाषा में बात करेंगे। ये हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। इसकी व्याख्या हिमांशु जी बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। ये असल में अमेरिका परस्ती और इस देश के साथ किए जाने वाले विश्वासघात को छुपाने की कोशिश है, और ये बहुत चिंताजनक बात है। ये बहुत चिंताजनक बात है। बादल जी, आपका ये कहना है, आप सबसे नाराज हैं या आपकी अपनी दृष्टि है, पर इतनी नाराजगी कि आपकी अबू आजमी को लेकर भी है, क्योंकि उनके बयान ने ही दरअसल इसके संदर्भ में जमीन तैयार की। इस पर आपका क्या कहना है? ये जो सज्जन है जो हैदराबाद से जीत कर आते हैं जी, वो बिल्कुल नूरा कुश्ती की तरीके से मिलकर बयान देते हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरीके के लोगों का इस्तेमाल आरएसएस और बीजेपी करती है। जो एक आध आदमी, अबू आदमी क्या इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों का नुमाइंदा है क्या? तो बादल जी का कहना है कि यह नूरा कुश्ती का है, ध्यान भटकाने की कोशिश है। मेरे 2 मेहमान इस पर हस्तक्षेप करने जाते हैं और मुझे जाना है सम्मान्य किशोर तिवारी के पास, पहले विनोद बंसल जी के पास, क्योंकि यह विषय कहीं ना कहीं मूलतः विनोद बंसल जी के साथ संबद्ध है। जी विनोद जी। देखिए, बादल जी ने 2 बातें बहुत मतलब ऑब्जेक्शनेबल करी। इन्होंने कहा कि दोपहर में नमाज के दौरान आपने हमला किया, मतलब जो हो हल्ला किया, उनकी नमाज डिस्टर्ब हुई, इसलिए वो आक्रामक हो गए। देखिए हिमांशु जी, इसीलिए इसी को कहते हैं कवर फायर देना। और ये जो बादल जी ने बातें तो बड़ी चिकनी चिपड़ी करी, लेकिन मुझे बताइए कि उस बात को ये खा गए, ये सरकार उन सबको तो घेर रहे हैं, लेकिन जिहादियों के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। आखिरकार वो अबू आजमी के बारे में आपने पूछा था, तो अबू आजमी को छोड़ करके वो भड़काऊ भाईजान पर पहुंच गए। अरे भाई, ये भी तो भड़काऊ भाईजान है, आपके कुनबे का व्यक्ति है, उसको कैसे भूल गए? आप देखिए, ये जो सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है ना जी, और ये सनातन पर जब हमला होते हैं तब सारे के सारे लोग बिल में घुस जाते हैं। आप सोचिए, जब हिंदुओं पर हमले हुए, पुलिस वालों के हाथ काट दिए, आप सोचिए ना, इनके मुंह में से एक शब्द नहीं निकला। उस समय कोई आवाज नहीं निकलती है। विनोद बंसल जी को इस बात पर तीव्र ऐतराज रहता है। किशोर जी, उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ये दावा करती है कि हिंदुओं के वास्तविक पैरोकार तो हम ही रहे हैं, साहस के साथ तो हम ही हिंदुओं के लिए खड़े हुए हैं, और उनके आराध्य पुरुष बाल ठाकरे के संदर्भ में पूरा देश एक अलग दृष्टि से देखता है। वो किशोर जी इस मामले को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि इस पूरे मामले में शिवसेना का स्वर उद्धव ठाकरे का कुछ अलग सा सुनाई देता है। किशोर जी। नहीं, हमारा पक्ष, उसकी वास्तविकता तो यही है कि हम हिंदुत्ववादी पार्टी है जी, और कल जो घटना हुई उससे मैं बहुत आहत हूँ जी। मेरा बचपना नागपुर में गया, अभी भी मैं नागपुर में ही रहता हूँ, और वो महाल एरिया जहाँ ये सब कुछ हुआ वहीं मैं बड़ा हुआ हूँ। नितिन गडकरी भी मेरे साथ वहीं बड़े हुए, और यह सब चीजें हमें बहुत विचलित कर गई, क्योंकि नागपुर में कभी हमने देखा नहीं इतना कि बाबरी मस्जिद भी जब गिरी थी तब भी ऐसा हुआ नहीं था यहाँ जी, और ना ही तो बम्बई में जब राइट्स हुए थे तब भी यहाँ कुछ हुआ। लोग अमन शांति से रहते थे, लेकिन जिस तरीके की बातें की जा रही है, जिस तरीके का एक माहौल तैयार किया गया है, तो उस माहौल के रिजल्ट है। एक्चुअली मैं पुलिस के जो रविंद्र सिंघल है कमिश्नर जी, उनका वर्चन आपको समझाता हूं कि उन्होंने जो कहा कि 11:30 बजे एक घटना होती है, पुलिस उसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सभी पदाधिकारियों को आरोपी बोलकर रजिस्टर करती है और धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए रजिस्टर करती है,
क्योंकि उन्होंने बिगर परमिशन के वहां पर एक लकड़ियां लाई और उस पे एक हरी चादर उठाई और उस पर अकबर की मजार वगैरह लिख दी और क्या था मालूम नहीं, लेकिन पुलिस ने इंटरवेंशन करके वो सब हटा दिया। लेकिन वो वाला वीडियो बहुत चलता रहा। पुलिस ने 2:30 बजे उनको संकेत मिलने के बाद पुलिस ने इंटरवेंशन और एक बार किया, सब शांति हो गई। उसके बाद शाम को 5:30 बजे भी ये घटना होती है। लेकिन पुलिस ने इन दरमियान क्या किया कि सीआरपीएफ, एसआरपीएफ जो आज बुला ली गई है 4-5 टीमें, और वो नहीं आई। हेडक्वार्टर से भी 1000 पुलिस रहने के बाद भी स्टैंड बाय नहीं आई। केवल गणेश पेट थाना के पुलिसों के भरोसे रहे और शाम को लेकिन बड़ा फतरा हुआ और फतरा होने वाली घटना बिक्री हुई। लेकिन जो रविंद्र सिग्नल जो यहाँ के एसपी है, उन्होंने बोला कि ये दोपहर में जो अनवांटेड जो प्रोवोकेशन किया गया, जिसपे हमने कार्रवाई की, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, पर ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के भी किशोर जी, मैं थोड़ा नागपुर पे कम और औरंगजेब की कब्र पर ज्यादा रहना चाहता हूं। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय तक महाराष्ट्र में शासन किया। 1996 में आप सत्ता में आ गए थे, बाला साहेब थे। आप लोगों ने तब औरंगजेब की कब्र को क्यों नहीं उखाड़ फेंक दिया? जो काम आज सूझ रहा है कि यार ये तो बहुत ही बड़ी गलती है कि औरंगजेब की कब्र यहां पर है, उस समय क्यों नहीं सूझा आप लोगों को? इसके संदर्भ में क्या कहना है आपका? ये ज्ञान बोध अभी क्यों आया? महाराष्ट्र के अंदर किसानों की आत्महत्या चरम सीमा पे है। महाराष्ट्र में बेरोजगारी और विकास दर सबसे नीचे है और महाराष्ट्र में मर्डर के आरोप में मिनिस्टर फंसे हुए हैं, व्यभिचार के आरोप में मिनिस्टर फंसे हैं। तो अबू आजमी जो अभी इनके साथी है, उनके मुंह से ये जिन निकाल लिया गया। ये जिन तो निकाल लिया गया। कल नागपुर में इतना बड़ा हादसा होने के बाद आज सुबह एकनाथ शिंदे उसके पार्टी के साथ लेके कब्र हटाओ आंदोलन कर ही रहे थे कि ये सूझ नियोजित है। और मेरे मित्र देवेंद्र फडणवीस करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत गलत हुआ है। सबने संयम से बात करनी चाहिए। और विनोद बंसल जी, आप संयम से ही बात करो। आप तो नागपुर में नहीं हो, हम नागपुर में हैं। मैं और नितिन जी खुद घूमकर ये माहौल को शांत किया है। अच्छा किशोर जी, आप तो ये बताओ, आप इस बात के समर्थन में हो कि विरोध में कि औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकना चाहिए? केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। ये अगर ये चाहते हैं कि मुगल सल्तनत की कोई भी चीज याद बोल के भी नहीं रहे, तो ये उखाड़ के फेंक दे। मेरी पार्टी इनके साथ है। चलो ये बात यहीं हो गई। ग्लोरिफिकेशन जो कोई कर रहा है तो उस पर भी कार्रवाई करो। मुझे एक बताइए, नागपुर के अंदर इनोसेंट हिंदू जिनकी संपत्ति जलाई जा रही है, जिनकी संपत्ति असुरक्षित है, और कल जो हुआ है उसके लिए क्या देवेंद्र फडणवीस को आप अकाउंटेबल समझेंगे? ये किशोर जी का सवाल है। मुझे इलियासी साहब के पास जाना है, लेकिन कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं रत्नाकर जी। एक बार उनकी बात सुनते हैं। और रत्नाकर जी, किशोर जी ने मैंडेट दिया है, देश में भी आपकी सरकार, प्रदेश में भी आपकी सरकार, सबको उखाड़ दीजिए। आपकी टिप्पणी हो, फिर जाके मैं जाऊंगा इलियास शराफुद्दीन साहब के पास में। निश्चित रूप से हिमांशु जी, देखिए, जो कब्र है वो वक्फ बोर्ड उस पर दावा किया है। 1973 में ही वक्फ बोर्ड का दावा है, और वक्फ संशोधन बिल जब आएगा तो इस तरह के जो दावे हैं वो खारिज कर दिए जाएंगे। और राज्य सरकार ने पहले ही कहा है कि हम कानून में बदलाव करके इस कब्र को जो है यहाँ से हटाने का काम करेंगे। तो ये तो निश्चित है ना, हम क्यों क्रूरता के प्रतीक को, उस मानसिकता को जिंदा रखें? ये हम नहीं रहने देंगे, महाराष्ट्र हो चाहे देश हो। यहाँ पे जिन्होंने जो भी आतताई हैं, जो भी क्रूर हैं, जिनके नाम से ये सारी चीजें अभी भी चल रही हैं, उनकी लीगेसी को अभी भी कांग्रेस पार्टी जो बरकरार रखे हुई थी,
आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है उसको खत्म करेंगे। आज नहीं तो कल धीरे धीरे करेंगे ही करेंगे। और दूसरी चीज देखिए, ये क्या है ना, अभी ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, अभी किशोर जी कह रहे थे, ये जब भाईचारे की बात तभी नहीं करते हैं और ये नहीं कहते गंगा जमुनी तहजीब की, जब जो है मुसलमानों की तरफ से कोई इस तरह का काम किया जाता है जहां पे दावे किए जाते हैं कि भाई ये संसद जो है देश का वो हमारा है, तब ये नहीं कहते अरे तुम कैसे बोल सकते हो भाई ये संसद हमारा है, तुम कैसे कह सकते हो कि ये एयरपोर्ट हमारा है, तुम कैसे दावे कर सकते हो। ये उन मुद्दों पे नहीं बोलेंगे और ये उन मुद्दों पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे रत्नाकर सिंह जी सब कुछ धीरे धीरे क्यों करना चाहते हैं। एक दमदार और सरदार सरकार धीरे धीरे क्यों चलना चाहती है। लेकिन मेरे साथ में इलियास शराफुद्दीन साहब है। शराफुद्दीन साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? शराफुद्दीन साहब की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही। हम फिर से कोशिश करते कि हम उनसे जुड़ पाए, लेकिन उससे पहले विनोद बंसल जी मेरे साथ में है। विनोद बंसल जी, आखिरकार हमें इस नतीजे पे पहुंचना होगा कि हम देश को ले जाना कहां चाहते हैं। आप संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, विश्व हिंदू परिषद के मुख्य प्रवक्ता हैं। रत्नाकर जी हमें आश्वस्त कर रहे हैं धीरे धीरे करके हटाएंगे, मतलब माहौल हमेशा इतना तनावपूर्ण रखेंगे, या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि चिन्हित करना है। एक औरंगजेब रोड का नाम तो अब मिट गया, पर ऐसी तो कई रोड हैं देश में, है देश की राजधानी में भी हैं, कई स्मारक हैं। क्या आप मांग करते हैं दमदार सरकार से, कानून लाइए और सबको एक रात में ही ध्वस्त कर दीजिए, देश नई तरक्की नई इबारत लिखेगा। विनोद जी, इस बात का जवाब देने से पहले मैं कहूं कि देखिए, आपके दोनों पैनलिस्ट थे, दोनों बड़ी खूबसूरती के साथ में आपके प्रश्नों को सबको दरकिनार करके, और उन्होंने सिर्फ सरकार पर अटैक किया और जिहादियों को बचा लिया। सीधा सीधा मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार ये जो अपने आप को कहते हैं तो हिंदू हैं, बात तो राष्ट्र की करते हैं, और दोनों एक बड़ी पार्टियों के एक पदाधिकारी हैं, और खासकर एक तो हिंदुत्व के नंबरदार अपने आप को कहने वाले जो पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, लेकिन उनके मुंह से भी एक शब्द एक नहीं आया कि वो जो है किसी भी तरह से उन इस्लामिक जिहादियों की जो आक्रांता थे उनके बारे में एक शब्द भी बोल सकें। आप मुझे बताइए, आखिरकार इनके मुंह में क्या दही जम गया था क्या उस समय, या इनको डर लगता है कि आखिरकार हमने अगर किसी मुसलमान का नाम ले दिया, किसी मस्जिद का नाम ले दिया, किसी जिहादी का नाम ले दिया, किसी आक्रांता का नाम ले दिया, तो इनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। यही चीज है हिमांशु जी, मैं जो कहना चाहता हूं आपको। प्रश्न एक कब्र का नहीं है, प्रश्न नाम का भी नहीं है, प्रश्न है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में भारत के लोगों को भारतीयता का दर्शन कराने का। मैं कहता हूं, देखिए, आप जिसको तालिबान से हमें कंपेयर कर रहे थे ना जी, मुझे बड़ा दुख है कि आप जैसा जो जर्नलिस्ट है, वो एक बड़ा मूर्धन विद्वान भी है, वो अगर ऐसे कहता है कि विश्व हिंदू परिषद तालिबान है, तो मुझे लगता है कि कहीं शंका और माफ कीजिएगा विनोद बंसल जी, मैंने ये नहीं कहा कि विश्व हिंदू परिषद तालिबान है। मैंने आपसे जानना चाहा क्या अंतर रह जाएगा अगर हम इस बात पर आपत्ति जता रहे थे कि जब तालिबानी लोग अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज हुए तो उन्होंने विश्व धरोहर बानी प्रतिमाओं को ढहा दिया, तोपों से उड़ा दिया। आज आप सत्ता में हैं और 315 साल पुरानी 2 गज की कब्र को उखाड़ फेंकने के लिए आमादा हैं। क्या अब कब्रों को उखाड़कर हम नए देश का निर्माण करेंगे, या अतीत के पन्नों से सबक लेंगे कि किन कारणों से ये आक्रांता, ये आतताई इस देश पर राज कर पाए। वो कौन लोग थे जो देश हित को भूलकर अपने स्वार्थों के लिए इनका साथ देने के लिए तत्पर हो गए। लंबी फेहरिस्त है हमारे आपके बीच में बैठे हुए लोगों की, हमारे पूर्वजों की, जिन्होंने इनके हाथ मजबूत करने में अपनी जिंदगी की सफलता मानी। इसे जानने की जरूरत है, या कब्रों को उखाड़ देने से हम अपने आप को गौरवान्वित कर लेंगे? ये सवाल विनोद जी आपसे है, इसका उत्तर दीजिए। हिमांशु जी, देखिए, क्योंकि मेरे को विजुअल नहीं मिल रहा आपके स्क्रीन का, जिससे मुझे नहीं पता लग रहा कौन बोल रहे हैं कौन नहीं, लेकिन ये ठीक है, आपके आवाज में पहचानता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ में, कि ये जो एक तो तालिबान से और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। उन्होंने मूर्ति उखाड़ तोप लगा के तोड़ दी और हमने सिर्फ मांग करी। इसके बावजूद भी हमारे अपने लोग हमें तालिबान से कंपेयर करने लगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको। दूसरी बात ये कि हमारे अपने लोग ये जानते हुए भी कि मैं नागपुर का रहने वाला हूं,
मेरे हिंदू भाइयों पर आक्रमण हुए, मेरे पुलिस वालों के हाथ काट दिए, लेकिन इसके बावजूद भी एक शब्द उन दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं के मुंह में से ये नहीं निकला कि हाँ मस्जिद में प्लानिंग हुई थी, हाँ मुसलमानों ने हमला किया था, हाँ हिंदुओं के हाथ काट दिए थे, पुलिस वालों के हाथ काट दिए थे, महिलाओं के साथ वो हमला किया था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया था। मैं कहना चाहता हूं कि सीधा सीधा उसको विश्व हिंदू परिषद जोड़ने का क्या लॉजिक है जी। और एक प्रवक्ता तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, वो कहते हैं कि चूंकि बजरंग दल का प्रोटेस्ट था, उसने मस्जिद को डिस्टर्ब किया, इसलिए मस्जिद से आक्रमण हो गया। ये बड़ा जस्टिफिकेशन बड़ा गजब का है। इस बात पर विनोद बंसल जी को आपत्ति है, लेकिन हमारी आपत्ति के विषय दूसरे हैं और हमारे सवाल दूसरे हैं। हमारा सवाल इस बात को लेकर है कि इतिहास के पन्ने फाड़ देने से हम एक गौरवशाली भविष्य का निर्माण कर लेंगे, या इतिहास के पन्नों को पढ़कर उससे समझेंगे कि क्या भूलें हमने अतीत में की हैं और भविष्य में उन्हें सुधारते हुए नया भारत रच देंगे। द्वंद्व इसके बीच में है। विनोद बंसल जी जैसे विचारक और उनका संगठन भूलों से सबक लेने के संदर्भ में देश को तैयार करेगा, या भूलों के संदर्भ में भूल जाएं इसके लिए वातावरण बनाएगा। सवाल इसका है, आने वाले समय इसका उत्तर देगा, लेकिन इसका उत्तर समय रहते आना जरूरी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मुझे खेद है कि हमारे साथ में आज इलियास शराफुद्दीन साहब का पक्ष तकनीकी रुकावट के चलते नहीं आ पाया। मौका मिलने पर हम भविष्य में उन्हें याद करेंगे, लेकिन समय है अब आज के शेर का। तो हमारा आज का शेर हमारी वेदना को व्यक्त करते हुए कुछ यूं है कि आज जो दिल से निकाली जाएगी, जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी। अकबर इलाहाबादी ने जो ये बात कही है, इस बात को हर एक को समझने की जरूरत है। जो नागपुर में दंगा कराने के लिए बाहर निकले वो ध्यान रखें, जिनके ऊपर आपने हमले किए उनकी आह व्यर्थ नहीं जाएगी। और दूसरी तरफ जो कब्र को खोदने पर आमदा हैं वो भी समझें, इसके कारण भी कुछ लोगों की आह निकल सकती है और वो भी शायद खाली ना जाए, इसलिए सचेत रहिए। इतिहास समझने की चीज़ है, इतिहास फाड़ने की चीज़ नहीं है, भूलने की चीज़ नहीं है। इस एहसास के साथ मुझे अब दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सारा प्रणाम।